फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ब्रिलियंस विद सैम में। तो हम आज इस सेशन में देखेंगे कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर सीटेट में हम पास नहीं हो रहे हैं, तो सीटेट में कैसे पास हों। तो सबसे पहले आपको सीटेट का जो मॉडल पेपर होता है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमने प्राइमरी और जूनियर दोनों का क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, नहीं तो आपको मेन क्वेश्चन भी कहीं छूट जाएगा तो बाद में गलत होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है प्राइमरी और जूनियर का, तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन और आंसर मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, और आप लोग देखिएगा कि सीटेट में क्या ट्रिक होते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे अच्छा मार्क गेन करते हैं 90 95 प्लस 100 प्लस। तो यहाँ पे सीटेट का जो 21 जनवरी को हुआ था, 21 जनवरी 2024 को, वो प्राइमरी और जूनियर का आई और एम सेट है। तो देखेंगे सीटेट का जो, ये मैंने जो सीटेट पेपर दिया था, यहाँ पर देख भी सकते हैं, मेरा नाम भी लिखा है और मेरा रोल नंबर भी है। तो ये मैंने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, इसका जो पेपर पूछा था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, ये प्राइमरी का है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए ऊपर निर्देश दिया है, देखिए यहाँ पे भी निर्देश दिया है कि आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा कि यह परीक्षा 2.5 घंटे की है, वह घंटे की है, एवं परीक्षा में 150 प्रश्न है, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और नीले और काले बाल पॉइंट पेन से ही आपको OMR सीट भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 घंटे की है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। और नीचे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, एक से प्रश्न नंबर 1 से 30 तक होता है। गणित होता है आपका 31 से 60 तक, और ये होता है 1 से 90 तक। और लैंग्वेज फर्स्ट में या तो कोई अंग्रेजी ऑप्ट करता है या तो हिंदी, तो ये 91 से 120 तक होता है। और सेकंड, ये जो यहाँ पे जो लैंग्वेज सेकंड है, ये अंग्रेजी या हिंदी, जो भी आप लोग ऑप्ट करेंगे वो अपना जो सेक्शन होगा उसके हिसाब से करेंगे। ऊपर डायरेक्शन लिखा रहता है कि ये ऑप्ट लैंग्वेज फर्स्ट अंग्रेजी वाले ये पोर्शन करेंगे, तो आप लोग को वही करना है। बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा है, परीक्षार्थी भाग 2 भाग 5 के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुने जो उनके भाषा 1 भाग 4 में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। यानी कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों अलग अलग चुनना है, ये नहीं कि दोनों अंग्रेजी चुन देना है। सभी के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही अंकित करें, ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हैं तो श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है। देखिए कोई भी व्हाइटनर आपको नहीं यूज करना है। अगर जो आपका OMR सीट पे कोई आंसर आप गलत गोला भर देते हैं, तो आपको ये नहीं कि आप लोग जाके वहाँ पे वाइटनर से उसे मिटा दें या कुछ कर दें, तो ये एकदम ये निषिद्ध है। देखिए यहाँ पे ये भी दिया है इंस्ट्रक्शन में कि यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्नों या उत्तरों में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा। मतलब अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गलत दिख रहा है, तो इंग्लिश का जो लिखा गया छपाया है क्वेश्चन, वो आपका क्या होगा, वही सत्य माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्नों 1 से 30 तक के सभी उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो देखिए जिनको हिंदी में अगर कंफर्टेबल है वो हिंदी में देख लेंगे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में देख लेंगे। दिया है, while participating in a sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girl cannot throw javelin. This depicts, यह प्रदर्शित करता क्या, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर संबंधता, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता, जेंडर इक्विटी, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात किया गया है। देखिए ऐसा थोड़ी है कि लड़की है तो जैवलिन थ्रो नहीं फेंक सकती, लड़के फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात की गई है। तो ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखिए दो प्रकार के यहाँ पे चिंतनों को बताया गया। अपसारी चिंतन मतलब बहुत विस्तृत सोच का हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो थिंकिंग है, चिंतन है, कल्पना है, वो
एक एस्पेक्ट को न लेके बहुत सारी चीजों को सोचता हो। कहने का मतलब ये हम दूरदर्शी सोच के हो तो अपसारी चिंतन में आएगा। अभिसारी चिंतन मतलब कोई ऐसा चिंतन जो एक ही केंद्र बिंदु पे क्या हो आके रुके। देखिए अपसारी चिंतन होता है, अगर यहाँ से अगर मान लीजिए अपसारी चिंतन का देखा जाए एक तरह से, तो अगर ये मान लीजिए कोई चिंतन है, कोई पॉइंट है या सब्जेक्ट है, अगर ये अपसारी चिंतन है तो देखिए इसका बहुत सारे बहुआयामी तरीके का होगा ये अपसारी चिंतन। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पे हम सोचते हैं अपसारी चिंतन में। और अभिसारी चिंतन देखिए ये क्या है, क्लोज है, ये क्लोज इंडेड होता है, क्लोज्ड। ठीक है। और जो ये अभी सारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसे देखिए ये बहुत सारे, ये एक ही पॉइंट पे आके क्या होता है, मर्ज हो जाता है। तो जो अपसारी चिंतन है देखिए, अगर जो अपसारी चिंतन और कई तरह को प्रोत्साहित करेगा, जैसे मान लीजिए ये अपसारी चिंतन है, कोई चिंतन है, हम ये अभी सोच रहे हैं, ये भी थिंकिंग आ रहा है, ये भी थिंकिंग आ रहा है, ये भी थिंकिंग आ रहा है। तो ये क्या अपसारी चिंतन कई उत्तरों को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन अभिसारी चिंतन क्या कर रहा है, एक ही समाधान पे, यानी कि अभिसारी चिंतन क्या कर रहा है, ये चारों तरफ से आके क्या कर रहा है, सारा सोचने के बाद इसका एक ही उत्तर निकल रहा है। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, वो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन मूल्यांकन सीटेट में प्राइमरी में ये निगेटिव कथन माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए निश्चित पाठ्यचर्या और मानक के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये नहीं सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। जिसे ऊपर देखिए 3 ऑप्शन में दिया है, समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, ऐसा भी नहीं है। समावेशी शिक्षण का अर्थ उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए समावेशी कक्षा का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके का बहिष्कार ना हो, ठीक है, और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं का समर्थन करना है और उनको जो भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना है। उनके भाषा शैली देखिए, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई कोई अदर नेटिव लैंग्वेज बोलता है, तो ये नहीं कि वो इंग्लिश बोलता है तो उसे भगा देना है, या हिंदी बोलता है तो उसे भगा देना है, या संस्कृत बोलता है तो उसे भगा देना। सबको एक समान रूप से शिक्षा देना है। समावेशी शिक्षण का क्या है, मेन रोल है। तो हम देखिए कहा है कि नहीं है, पूछा नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, यही है, निश्चित पाठ्यचर्या नहीं है। देखिए निश्चित पाठ्यचर्या करेंगे तो एक ही चीज पढ़ेगा, ठीक है। और मानक मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन ऐसा नहीं कि मूल्यांकन मानक ही वाला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एजर्सन और रीजन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन सीटेट में अब झाड़ झाड़ के पूछे जा रहे हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये कथन है। इसका कारण दे रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। देखिए शिक्षार्थी जो भी पहले जानते हैं उसके आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये कथन सत्य दिख रहा है, ठीक है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। जो देखिए अगर बच्चा या हम या कोई आप भी प्रशिक्षु जो भी हैं, अगर पहले से कोई जानकारी हमारे पास है तो उसे हम उसके रिगार्डिंग कोई पैटर्न ढूंढ लेंगे, कोई पिछला ज्ञान अपना उसमें जोड़ करके क्या करेंगे, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों, देखिए यहाँ पे जो कथन दिया है, जो कथन दिया है वो भी सही है और जो कारण दिया है वो भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सही विकल्प आप चुनिए। दिया है ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। देखिए जो, और ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। देखिए यहाँ पे दोनों सही हैं, और देखिए कौन से ऑप्शन में दोनों सही है दिया है, तो पहले वाले में दिया है ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि जो आर क्या है, रीजन क्या है,
सही बताया गया है। इसमें जो कथन दिया है उस कथन के हिसाब से कारण सही एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी वजह से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए फिर से एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन है। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। रीजन क्या दे रहा है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। देखिए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। देखिए हाँ, देखिए जो बच्चे अमेरिका के होंगे उनका कल्चर अलग है, जो वेस्टर्न कल्चर के हैं उनका कल्चर अलग है, जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनका कल्चर अलग है। तो कहीं ना कहीं वो बचपन अपना अलग तरीके से अनुभव करते हैं। ठीक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए हाँ, देखिए ये नहीं है कि जो 5 साल का बच्चा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अमेरिका का, और इंडिया का जो 5 साल का लड़का है वो बहुत छोटा रहेगा। ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, यानी कि बच्चों का विकास या तो भारत में हो या अमेरिका में हो, ठीक है, उनका सबका विकास क्या होगा, एक ही तरीके से होगा। मतलब कहीं ये नहीं कि वो बात अलग है कि काले गोरा हो जाए, कोई लंबा छोटा हो जाए, हल्का सा ही थोड़ा सा माइनर डिफरेंट रहेगा, लेकिन उनके जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वो सेम रहेंगी। अतः हम यहाँ देखते हैं दोनों कथन और कारण सही है, इसीलिए ए और आर क्या होंगे, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है कथन का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। देखिए सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। देखिए सफलता के लिए हमें बाहरी, देखिए एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन तो हमें चाहिए ही, और इंटरनल एट्रीब्यूशन भी चाहिए। ये सेकंड वाला हो जाएगा। सफलता के लिए बाहरी आरोपण, ठीक, और असफलता के लिए आंतरिक। देखिए हम लोग दूसरे को दोष नहीं दे सकते, यानी कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण मिल सकता है, लेकिन असफलता के लिए हमारी जो कमियां है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लास होता है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीखना क्या होना चाहिए? प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे विकास के पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। यानी कि पूछ रहा है कि तर्क चिंतन और समस्या समाधान इन चारों ऑप्शन में से किसके अंतर्गत आएगा। देखिए तर्क चिंतन समस्या ये सामाजिक विकास वाले में तो आएगा नहीं, नैतिक विकास में तो आएगा नहीं, ठीक है, गतिक विकास में आएगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, यानी कि जो ये तर्क चिंतन समस्या समाधान है ये क्या है, इसके अंतर्गत ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आना आता है ये। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि खाली स्थान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की proposes दैट खाली स्थान इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन। यानी कि बच्चों के सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या जरूरी है, यानी कि उनके प्राइ जो प्राइवेट स्पीच कहिए या इनर स्पीच कहिए वो क्या है, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं ये लेव वाइगोत्स्की साहब। अभिकथन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा, हाँ यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ये लॉरेंस कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है उनके हिसाब से देखा जाए तो ये कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। हाँ ये भी सही है, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि जो बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी है, गुड है या बैड है, वो चेंज भी हो सकती है, और क्या है, बदले भी कानून क्या है, नम में भी है, यानी कि फ्लेक्सिबल भी है। और
ये भी होता है कि जो उनका मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है वो प्रोग्रेसिवली डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि जो बच्चा बचपन में है, यानी कि शैशवावस्था में है या बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, तो उसके अंतर्गत जो भी नैतिक विकास होंगे अलग अलग एज पे अलग अलग होंगे। यानी कि ये दोनों कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ए, और कथन और कारण दोनों सही हैं। और जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं में मेल का प्रतिनिधित्व करता है। जो हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल क्या क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या जाएगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, लर्निंग के बारे में सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसा थोड़ी है कि जो पहले का ही ज्ञान लेकर बैठा है वही पढ़ पाएगा, ऐसा थोड़ी है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम। ऐसा नहीं है कि पूर्व वैचारिक हम बहुत बड़े विचारक हैं पहले से तभी हम लर्निंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कहीं न कहीं कथन क्या है, ये सही है। ठीक है, और अधिगम सामाजिक प्रक्रिया द्वारा संसाधित होती है। हाँ ये भी सही है, अधिगम भी देखिए एक लर्निंग क्या है, सामाजिक क्रिया ही तो है। सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए जो चौथा कथन है ये क्या दिया, अधिगम एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया नहीं दे दिया है कि प्रक्रिया नहीं, देखिए आप दे दिया नहीं, दे दिया है। अपितु एक उत्पाद है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। देखिए जो अधिगम या लर्निंग है ये एक प्रोसेस है, ना कि ये उत्पाद है। तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमें निगेटिव ऑप्शन का, निगेटिव क्वेश्चन का उत्तर निगेटिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। आपको हमने बताया ना पीछे कि जो ये अपसारी चिंतन होता है बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में सोचता है, और ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब ये क्या करते हैं, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है ये बहुत सारे चीज़ों पर क्या करता है, थिंकिंग करता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ देखिए बहुत सारा सोच भी हम सोचेंगे या बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे उस प्रॉब्लम या समस्या के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, हमारी समस्या के समाधान की सफल होने की या समस्या के समाधान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जितना ज़्यादा हम उसके बारे में थिंकिंग करेंगे वो समस्या क्या होगा, जल्दी समाधान हो जाएगा। तो किस सोच के अंतर्गत आता है, चिंतन के अंतर्गत आता है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग, देखिए पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये नहीं पूछे जाते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक का विकास का सिद्धांत दिया था, ऐसे नहीं पूछा जाता है। या पियाजे का जो 4 स्टेज है वो क्या नाम है, ऐसे नहीं पूछता है। उससे पेडागोजी पूछता है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और किसी कार्य को करने से ही लाभ देखते हैं। तो देखिए जो कोहलबर्ग का पहले स्तर की जो दूसरा चरण है यानी कि प्री कन्वेंशनल एज है, यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था है, यानी कि परंपरा से पहले की जो अवस्था है उनकी, वो क्या हो जाएगी, उसमें बच्चे क्या आते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और चाहते हैं कि जो भी कार्य करें हमें कुछ फायदा ही हो। तो ये किस एज में होता है, किस स्टेज में होता है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, देखिए जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ ये क्या है, यही सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित, देखिए यहाँ पर रूढ़िवादिता नहीं दिखाना है हमको। एक टीचर के तौर पे सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ये नहीं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र में किसी को भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान से पढ़ाना है। कोई भी सामाजिक संबद्धता नहीं वहाँ पे क्लास में बांधना है। समान
क्षमताओं के आधार पर देखिए, ये नहीं कि जो बच्चा कमजोर है पढ़ने में उसे अलग कर दें, जो तेज है पढ़ने में उसे अलग कर दें। तो ये भेदभाव नहीं करना है, विद्यार्थियों को समूह में नहीं विभाजित करना है कि ये अच्छे तेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये टॉपर्स बच्चे हैं, ये साइंटिस्ट वाले बच्चे हैं, ये डॉक्टर वाले बच्चे हैं, ये डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं करना है हमको। जो भी बच्चे वंचित वर्ग के हैं उन्हें उन्हें भी क्या करना है, हमें विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हुए उनको हमको क्या करना है, पढ़ाना है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। देखिए, जो बच्चों का फीडबैक है, कैसे, कौन सा ट्रिक इसमें उपयोगी होगा? या केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है? ऐसा नहीं है कि उसे कार्य के अंत में ही हम क्या करें, फीडबैक दें। यह व्यापक और सामान्य रीति केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो ये क्या होती है, व्यापक और सामान्य होती है। बच्चों के उपयोगी प्रतिपुष्टि के क्या है, अगर कोई हम लोग इफेक्टिव फीडबैक लेना चाहते हैं या लेते हैं तो वो क्या है, व्यापक तौर पे लेंगे और सामान्य तौर पे लेंगे। देखिए, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, एक होता है सिफालो काउडल प्रिंसिपल, स्टेट दैट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष में, ये कहता है कि जो हमारे अंदर फाइन मोटर स्किल होते हैं, विकास के साथ शारीरिक विकास में तेजी होता है। यानी कि अगर ये बच्चा है तो सबसे पहले अंगुली हिलाएगा, तब उसके बाद ये हाथ है तो उस हाथ को हिलाएगा, उसके बाद उसके शारीरिक विकास में क्या होता है, पूरा ये हाथ हिलाता है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है यहाँ से विकास स्टार्ट होता है, यानी कि अंगुली से होता है, यानी कि इसीलिए क्या कहेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में भी क्या होता है, तेजी होता है शैशवावस्था में। प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत यही कहता है। अभी कथन है आपका, विद्यालयी पाठ्यक्रम विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम, हाँ सही है, सही बात है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने प्रक्रिया को सुगम बनाता है। हाँ ठीक है। और देखिए, ये नहीं कि अगर थोड़ा सा उसकी सांस्कृतिक पहचान अलग है तो उसे हम क्लास से डांट के मार के बाहर कर दें, ना कि उसके साथ हम अच्छा कोऑर्डिनेशन करें। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? यानी कि क्रिएटिव, जो क्रिएटिव होगा असेसमेंट, ठीक है। छात्रों को पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया मूल्यांकन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी सही है, ठीक है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पर, देखिए जहाँ पे स्टैंडर्ड चीज आ गई वो क्या है, सीटेट में निगेटिव है, मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव मूल्यांकन तभी होगा जब बच्चा पूर्व ज्ञान पे है कर रहा है, ठीक है, शिक्षकों के क्या कह रहा है, जो फीडबैक दे रहे हैं उसके अनुसार कक्षा में पढ़ा के उसको कुछ कहते हैं कि बच्चा तुम्हारा यहाँ पे ये सही है, तुम्हारी ये चीज़ें सही हैं, ये गलत है। तो ये हुआ उसका क्रिएटिव मूल्यांकन, ठीक है। यानी कि जी, लेकिन उसको क्या कहें, ये नहीं कि तुम मानदंड एक एक पैरामीटर सेट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव कथन हो जाएगा। तो ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो निगेटिव का उत्तर निगेटिव हो जाएगा। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेषता कौन सी है? यानी कि डिसलेक्सिया, जो पठन वैकल्य है वो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होती है, ये देखिए एक फोनोलॉजिकल प्रोसेस है। डिसलेक्सिया क्या है, फोनोलॉजिकल प्रोसेस है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं।
देखिए, बच्चे के अंदर गंभीर रूप से मूल्यांकन करने का योग्यता देखना है, तो ये प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत, अगर छात्र की हम व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से अपनी भावनाओं को, अपने तर्क को, अपने नॉलेज के हिसाब से वो क्या करेगा, बताएगा उस प्रश्न का उत्तर। इससे हम उसके अंदर की जो भी मूल्यांकन है वो बहुत गंभीर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वही पूछा हमने, उसी का उत्तर दे दिया। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाधिता यानी कि इम्पेयरमेंट एक खाली स्थान स्थिति है, जबकि अक्षमता डिसेबिलिटी एक खाली स्थान स्थिति है। देखिए, जो इम्पेयरमेंट है एक जैविक स्थिति है। क्या है? एक बायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। क्या है? एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो क्या है? वो कार्यात्मक है। ये क्या है? फंक्शन है, कार्यात्मक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाधिता एक जैविक है, जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक है। फंक्शन में डिसेबल होने, डिसऑर्डर होने पे क्या होता है? कुछ गड़बड़ी होने से क्या हो जाता है? तो उसके अक्षमता आ जाती है। लेकिन जो इम्पेयरमेंट है, बाधिता है, वो क्या है? वो तो जैविक ही है, बायोलॉजिकली ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, देखिए, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। देखिए, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे पर निर्भर क्यों करती हैं? देखिए, अगर बच्चा बहुत क्रोधित है या बहुत शांत है या बहुत दुखी है, तो कहीं न कहीं उसकी संज्ञान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? चूंकि हम लोग प्राइमरी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 से 5 के बच्चों के मेंटेलिटी के हिसाब से हमें इस पोर्शन को क्या करना है? सॉल्व करना है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। देखिए, जब औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही भाषा को लागू करना है, तो ये गलत, ये फाल्स क्वेश्चन हो जाएगा। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना, अवहेलना तो बच्चों का करना ही नहीं है, एकदम निगेटिव है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। देखिए, मूर्त वस्तु ही नहीं, देखिए जो बच्चा होता है, 1 से 5 के बच्चा है, उसे डायरेक्ट हम लोग ये नहीं कि अमूर्त चिंतन के बारे में बताएं। जैसे मतलब वो कभी देखा सुना ही ना हो, तो उसको उसे उस चीज की बारे में समझ या पकड़ जल्दी बनेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम, अगर जो उसे, हमें भाषा का विकास करना है, तो अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए हमें उसे एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए, एक ठोस उदाहरण देना चाहिए, जिससे वो क्या करे, अच्छे तरीके से समझ जाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है? इंट्रिंजिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। देखिए, हमें आंतरिक जो प्रेरणा है ना, या अभिप्रेरणा है, हमें अपने पर्सनल इंजॉयमेंट से आती है। जो भी हम कोई पर्सनल टास्क करते हैं, उससे हमें जो खुशियाँ मिलती है, तो हमें आंतरिक तौर पे मोटिवेशन महसूस होता है। ठीक है, तो वही पूछा, आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन कर रहा है? दूसरा ऑप्शन कर रहा है, वही सही हो जाएगा। कह रहा, निम्न निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? देखिए, स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़। स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। देखिए, रट कर दोहराओ नहीं है ये, बोल कर जो भी सोच रहे हैं, संकेत इशारे हैं, प्रश्न है, आधा हल किया उदाहरण, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ये हो जाएगा पाठ, बोलकर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है ये, सीडीपी का, सीटेट का। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, देखिए, 2 तरीके का विकास होता है। ठीक है, एक होता है सिफेलोकाउडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, देखिए, जो विकास के क्रम में बच्चे अगर फाइन मोटर स्किल,
फाइन मोटर स्किल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यानी कि जो प्रॉक्सिमो डिजिटल होता है उनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब अगर ये बच्चा है तो सबसे पहले उसके ऊपर से विकास होगा, मतलब ऊपर से एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये समीपस्थ दूराभिमुख होगा। ये प्रॉक्सिमो डिजिटल के बारे में बता रहा है कि यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल में सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, डिसेंटरिंग करता है। रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो देखिए, संवेदी चालक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किस में हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे जूनियर का, ये जूनियर का सीटेट का जो मॉडल पेपर है, देखिए जूनियर में ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछता है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। साइंस वाले बच्चे सामाजिक विज्ञान का पोर्शन करते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का करते हैं। भाषा फर्स्ट में कोई अंग्रेजी चुनता है, कोई हिंदी चुनता है। लैंग्वेज सेकेंड में क्या, कोई अंग्रेजी कोई हिंदी चुनता है। तो यहाँ पे देखिए 30-30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, उस सब्जेक्ट के होते हैं। यहाँ पे तो 30 क्वेश्चन तो पैडागोजी ही होता है बाल विकास में। गणित में 15 पैडागोजी और 15 इसका क्वेश्चन देता है गणित का। और विज्ञान में 60 क्वेश्चन विज्ञान वाले को। देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम इसका टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो है पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने के मार्गदर्शन और समर्थन करना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, हाँ ये सही है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, हाँ ये भी सही है। और एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है, हाँ ये भी सही है। सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, ठीक है। और किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, हाँ ये तो होते ही हैं किशोरावस्था में। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये गलत है। गलत का उत्तर गलत, गलत प्रश्न का उत्तर गलत ही होगा। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है, वो पैसा देख के मोटिवेट हो रही है, यानी कि क्या वो बाहरी रूप से प्रेरित है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, अगर बच्चों के बीच भिन्नताएं हैं तो उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को मतभेदों को असामान्य एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं गलत। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, एकदम मानना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग विशेषताएं, गुण और प्रतिभाएं हैं। तो यही क्या हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के शिक्षक को बताना चाहिए कि मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता सबके पास अलग अलग होती है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे का मानना था कि देखिए, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। हाँ, जो भी ज्ञान है बच्चे के द्वारा वो निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लास असेसमेंट इज डायनेमिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव, नॉर्मेटिव। तो देखिए, एक प्रोग्रेसिव कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? देखिए, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए हमें उसके बारे में ध्यान देना जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे सोचने पे मजबूर कर दे? देखिए, कह रहा है, टू किल ए माकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? ठीक है, तो कथानक तो बता ही देगा कोई भी कि हाँ यहाँ से ये हुआ, ये वहां गया, ये इसका नाम ये है वो है, तो वो तो कथानक बता ही देगा। ठीक है, उपन्यास का विषय क्या है ये विषय भी बता देगा, लेकिन सोचने पे क्या मजबूर कर रहा है? देखिए, यहाँ पे जो लेखक के प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये क्या कर रहा है, बच्चे को सोचने को पर मजबूर कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी इसमें, तो यही ऑप्शन हो जाएगा उसका, उस क्वेश्चन का। अजर्सन और रीजन, अभिकथन और कारण आ गया। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। देखिए, टीचर को खुद के जो स्टीरियोटाइप है या बायस्ड है किसी एक सोच को या किसी एक वर्ग को लेके, अपने उस पे उन्हें चिंता करने की जरूरत है, जरूर उन्हें उस चीज पर चिंता करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्या है, दोनों कथन और कारण दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रित तर्क। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है ये। कैरोल गिलिगन ने जो आलोचना किया था कोहलबर्ग के, तो कोहलबर्ग क्या करते हैं, बस वो कहे थे कि देखभाल की बहुत ज़्यादा वो नैतिकवादी पर जोर दिए थे और नारीवादी दृष्टिकोण पर जोर दिए थे, तो कैरोल गिलिगन ने उसे क्या किया, उसी चीज़ का आलोचना किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ना देखभाल और नैतिकता की नारीवादी दृष्टिकोण हो जाएगा ऑप्शन। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखिए फिर से, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों, मतलब सामने जो हम अपने देख चुके अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। हाँ, देखिए ये भी पहला कथन सही है। देखिए, जो विकास होता है अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित है, शैशवावस्था में कुछ हद तक विकास होगा, शारीरिक भार में, उसके लंबाई में, उसकी जो भी परिवर्तन होगी एक व्यवस्थित तरीके से होगी, और अनुक्रमिक है। और क्या है ये, स्टेप वाइज है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कथन सही है, यानी कि ये भी ट्री है और ये भी क्या है, टी है। तो कहीं न कहीं ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा ये। देखिए, डिसलेक्सिया अपठन वैकल्य एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी। जो भी शिक्षार्थी हैं या लर्नर्स हैं उनकी जो एबिलिटी है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसलेक्सिया के वजह से क्या होता है, ध्वनि और प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ध्वनि और प्रतीकों को चिन्हों के साथ क्या करती है, जोड़ने में उसकी क्षमताओं को क्या करती है, प्रभावित करती है डिसलेक्सिया। पहले डायरेक्ट पूछा था कि डिसलेक्सिया क्या है, तो लोग बता देते थे, यहाँ पे उसका दिया रहता था ऑप्शन, अपठन वैकल्य, पढ़ने में अक्षमता। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, पूछ रहा है, देखिए कैसे घुमाया है क्वेश्चन,
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। देखिए पढ़ने में तो यही क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन का ट्रिक है। सीटेट इसीलिए दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। अभी सीटेट शायद एनटीए कराने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके सीटेट आप लोग निकाल लीजिए। ये नेक्स्ट सीटेट जो आया है जुलाई में, 7 जुलाई को है शायद डेट, तो उसके जल्दी से जल्दी आप लोग निकाल लीजिए। सीटेट तो और टफ होने वाला है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को, चूंकि देखिए ये जूनियर का है, तो कहीं ना कहीं हम 6 से 8 के बच्चों के मेंटेलिटी के हिसाब से उसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं कि उसे समझ में आए, उसके मानसिक विचारों के हिसाब से हम लोग पढ़ाएं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? देखिए माध्यमिक में बच्चे उनके कॉन्सेप्ट को और वास्तविक दुनिया के बीच में जो भी हम उन्हें सीखना है, तो उन्हें क्या करना, छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कन्वेंशनल मोरालिटी वाले स्टेज में, पारंपरिक नैतिकता में। निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। देखिए समावेशी कक्षा में विविध दृष्टिकोण का भी क्या करना है, आपको सम्मान करना है, उचित समावेशन का पालन करना है, विभेदित निर्देश देना। ठीक है, ये नहीं है आपका। वहां पे क्या करना है, कॉम्पिटिटिव को इनकरेज नहीं करना है, कंपटीशन को इनकरेज नहीं करना है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि देखिए जो पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो साल भर में क्या किया है, कितना अंक पाया है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, ये पोर्टफोलियो होता है। तो क्या हो जाएगा कि जो पोर्टफोलियो होता है वो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, हाँ करेंगे पोर्टफोलियो में। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, हाँ उस पोर्टफोलियो में उसके बारे में जो भी व्यक्तिगत जानकारियां लिखी रहती हैं वो लिखा रहता है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। जब उसमें सारा चीज लिखा हुआ है तो उसके ठोस अधिगम का सबूत है ही, यानी कि A B D ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? देखिए अगर किसी भी चीज में महारत हासिल करना है, तो उस कार्य को अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें महारत हासिल करना है तो उस कार्य पर या उस सब्जेक्ट पर हमें क्या करना चाहिए, अपना स्किल और अंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करना है। ठीक है, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए अगर पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कर कितना किस तरीके से किया जाता है, तो ये क्या है बताइए आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, हम जेंडर के रूट जेंडर रूट जेंडर स्टीरियोटाइप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि, और मीडिया में अगर हमारा कोई सिलेबस है उस पे हम पूछ रहे हैं कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में और विभिन्न जेंडरों में जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के मानने की क्षमता खाली स्थान के दौरान विकसित होती है विद्यार्थियों को। देखिए जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, बीजगणित और गणना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की यह क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, औपचारिक संक्रियात्मक यानी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, और बीजगणित और गणना करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है इस एज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, जिसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। देखिए, कहीं न कहीं उसके दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं, कहीं न कहीं उसे विजुअल प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम हो जाएगा। कथन कारण का क्वेश्चन आ गया, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये क्या आप लोग बताइए, ये तो सही है। जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सीखने के अच्छा आदर्श होना चाहिए, ठीक है। और शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ उनका आकलन भी करना है बच्चों को, और उन्हें अच्छे तरीके से सारे जाति धर्म और विकलांग हुए को या कोई दृष्टिबाधित हुआ, सारे लोगों को क्या करना है, एक समान शिक्षा देना है। तो ये समावेशी कक्षा का गुण है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सही व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देखिए, ये वकालत यहाँ पे नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो कहीं न कहीं ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। लेव वाइगोत्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये तीनों से क्वेश्चन पूछते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के क्या है, अंदर है। क्या होगा यहाँ पे, अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान देने में ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद के लिए एक प्रभावी रणनीति है। देखिए, अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, यानी कि उसे सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट के लिए छात्र को क्या करेंगे, हम लोग टाइमर दे देंगे। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। हाँ, ये तो बात सही है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये तो बात सही है, दोनों सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। देखिए, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो क्या है वो, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो क्रिएटिवली सोच रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है, वातावरण और परिवार समाज से जोड़ रहा है, जोड़ के अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो क्या है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का क्या है, मूल सिद्धांत है, मेन प्रिंसिपल है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जब जहाँ निगेटिव है तो फाल्स हो जाएगा, ये फाल्स ऑप्शन कथन हो जाएगा। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। देखिए, ये जो एक बच्चा किसी कार्य को करने में कम सक्षम होता है तो ठीक है, उसे संकेत और इशारा देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चा अधिक से अधिक कर रहा है तो उसे थोड़ा कम मदद करेंगे ताकि और अच्छे से वो सीख ले, उसका आकलन कर ले हम। बुद्धि लब्धि की गणना करके उसे सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। हाँ, सही बात है, केवल आईक्यू से हम नहीं बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना नॉलेज है, ठीक है। आईक्यू एक क्या है, बस मापक की विधि है। तो ये क्या है? दोनों तो कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ए और आर क्या है, दोनों सही है, लेकिन ए क्या कर रहा है, एजर्सन जो है, एजर्सन का रीजन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। देखिए, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक। यह एक मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक। सही बात है, शारीरिक, मानसिक, हमारे व्यवहारिक परिवर्तन सारे क्या है, ये अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। तो क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है समाजीकरण, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है।
और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। देखिए सारे संस्कृति, सारे कल्चर के बच्चे अलग-अलग तरीके से क्या करते हैं, सोशलाइज़्ड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये कौन सा, यानी कि बी सी डी, बी सी डी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि इसी क्षण बच्चा क्या होगा, उसी के मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कोई निश्चित क्षण नहीं होता है। हाँ, ये सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। आपको पता है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को बस अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए, बहुत आसानी से सीटेट में 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। मैं भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी दे दिया हूँ एग्ज़ाम, मेरा 88 मार्क्स हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी और जूनियर का हमने लगभग सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। ऐसे ही सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न होता है, यही तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। और दिन पर दिन सीटेट में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके सीटेट का एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं पेपर टफ होता जाएगा और लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।